नाम सुना है इनका? अभी फ्लो में आएंगे, करते रहना। महर्षि अरविंद घोष 72 में ये पैदा हुए और हमें ऐसा लग रहा है कि जब हमने अपने आप को रिपब्लिक डिक्लेयर किया उसी वक्त इनकी मौत हुई। तो रिपब्लिक इंडिया को ये जी चुके थे। हाँ, गणतंत्र भारत को जी चुके थे। कब मरे ये? 1950 में। थे तुम लोग? है? कोई नहीं था? थे? है? आत्मा अगर अमर, अगर तुम्हारा विश्वास उसमें है, आत्मा अमर है, तो किसी न किसी रूप में तो मौजूद होगे। हाँ, आत्मा की अमरता में अगर विश्वास कर रहे हो, पुनर्जन्म। अब दोनों चीजें हैं, बहुत सी उसमें फिलोसफिकल वे है कि बहुत से ऐसे हैं जो आत्मा को अमर मानते हैं किंतु पुनर्जन्म में विश्वास बार बार नहीं करते। जैसे इस्लामिक मैथोलॉजी है, आत्मा अमर मानते हैं लेकिन वो एक ही बार पुनर्जन्म की अवधारणा को लेकर चलते हैं। लेकिन हिंदू मैथोलॉजी में बार बार जैसा कर्म वैसी पैदाइश। इसका मतलब कभी ऐसा भी वक्त होगा जब कुत्ते भी मनुष्य के रूप में होंगे? नहीं, जितने बलात्कारी हैं सब किस रूप में पैदा हो रहे होंगे? हाँ, सबसे तो ऐसे अरविंद घोष 1872 में पैदा हुए, 1950 में इनकी डेथ हुई। इन्होंने देखो सावित्री लिखी। ये सावित्री मुख्यतः पोएम थी, 14 पंक्तियों वाली पोएम थी। कर्मयोगी के लिए जाने गए ये। तो पहले थीम समझ लें, उसके बाद से फिर आते हैं मुद्दे पे। जिस वक्त ये पैदा हुए, ये पैदाइश का वक्त कहा जाता है भारत में राष्ट्रवाद के बीजांकुरण का ये समय कहा जाता है, 1870 के बाद से। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी और इंडियन एसोसिएशन 1876 सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और ऐसी स्थिति में लॉर्ड लिट्टन की रिएक्शनरी पॉलिसी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो बहुत से ऐसे कार्य हैं जिसके वजह से यह कहा जाता है कि भारत में यह राष्ट्रवाद का बीज पड़ा। अब आप देखो कि इन परिस्थितियों में उनकी पैदाइश हुई और वो बड़े हो रहे हैं। तो जितने विचारक होते हैं, मतलब ज्यादातर विचारकों के बारे में तो यही बात कही जाती है। कार्ल मार्क्स के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कार्ल मार्क्स का चिंतन उसके परिस्थितियों से प्रभावित था। मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा ही जाता है। प्लेटो के चिंतन पर भी उसकी परिस्थितियों का प्रभाव था। अरस्तु के समय भी वही था। और हाब्स तो ये कही डालता है, आप तो सीधे सीधे बोलता है कि परिस्थितियों ने मुझे चिंतन करने के लिए यह विवश कर दिया कि मनुष्य मूलतः स्वार्थी है। तो जितने व्यक्ति, ये केवल चिंतक की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आप लोगों की भी बात कर रहा हूं कि जो आपका वातावरण है वो वातावरण इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है, दोनों का आपके चिंतन पर, आपकी पर्सनालिटी पर प्रभाव पड़ता है। तो अरविंदा घोष के समय नेशनल मूवमेंट के लिए हमने जिस चीज का सहारा लिया था वो सहारा कुछ और नहीं था बल्कि अखबार थे। अखबारों के थ्रू हमने ब्रिटेन की आर्थिक नीतियों को
लोगों के सामने रखना शुरू किया कि इसका हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। यानी ब्रिटिश सरकार जो हमारे देश में आर्थिक नीति अपना रही थी, उस आर्थिक नीति का न केवल भारतीय उद्योगों पर पड़ने वाले प्रभाव, अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव, मानव जीवन के सारे क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभाव को स्पष्टता दिखाना शुरू किया। उसी समय आई इंडियन नेशनल कांग्रेस भी आ चुकी थी 1885 में। और ऐसे समय में अरविंदा घोष आपको अब दिखाई देंगे, देखना। ये दबता भी है या दबता है, लेकिन उसके लिए जवानी वाली ताकत चाहिए वो हमारे पास है नहीं। बहुत कोशिश करने के बाद आ गई है अबे मैं तुम लोगों का उस्ताद हूं बेटा, अब पढ़ाने के ही मामले में मत समझना, गलतफहमी मत पाल लेना अपने अंदर। आवाज आ रही है? आने दो। तो ऐसे समय में जब एक तरफ ये ब्रिटिश शासन था, एक तरफ ब्रिटिश शासन और दूसरे तरफ बंधन किसका? इसका। अभी मुड़ने नहीं देगा हमको, हटो। बंधन कभी स्वीकार करना मत। किसका? आर्टिफिशियल। क्योंकि फिर वही विचार आएंगे, मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चैन। तो मैंने क्या कहा कि एक तरफ देखो ब्रिटिश शासन है, और इस ब्रिटिश शासन के द्वारा जो नीतियां अपनाई जा रही थी, वह चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, सैन्य क्षेत्र हो, मतलब जितना भी आप सोच सकते हैं, जितने सेक्टर थे, सारे सेक्टरों में उनके द्वारा नीति अपनाने का सबसे प्राथमिक उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा है। क्योंकि अगर ब्रिटिश साम्राज्य सुरक्षित नहीं होगा तो जो हम नीति अपना रहे हैं वह नीति सफल नहीं हो सकता। ऐसे में ये अंग्रेज अपने आप को क्या कहना शुरू किए? मुट्ठी भर थे, आए और भारत पर अगर शासन करने लगे, तो अगर शासन करने लगे तो हमें ऐसा लगता है कि संख्या के बल पर तो नहीं किए, विचारों, आइडियाज, साइकोलॉजिकल डोमिनेशन, व्हाइट मैन बर्डन थियरी। हम गोरे लोग हैं और ये गोरे लोगों की जिम्मेदारी है कि अश्वेतों को सभ्य बनाना सिखाएं। हम शासन करने के लिए इन्हें पता नहीं है। अब शासन करने की कला बिल्कुल नहीं है। और धीरे धीरे अपने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे ऊपर थोपते चले गए। ऐसे समय में उन्होंने राष्ट्रवाद की संकल्पना प्रस्तुत किया। कौन? अब बेसिक थीम पे आओ आप लोग, कि आजादी की लड़ाई, ये स्वतंत्रता संघर्ष,
जनमानस की चेतना को झकझोरने के लिए उन्होंने राष्ट्रवाद की संकल्पना दी। और जो भी उन्होंने राष्ट्रवाद की संकल्पना दी, उसी कारण से इन्हें, अरविंद घोष को, भारत में राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है। क्या कहा उन्होंने कि हम जिस राष्ट्र की संकल्पना आपके सामने पेश कर रहे हैं, वो केवल पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, केवल एक राजनीतिक आंदोलन नहीं है हमारा राष्ट्रवाद, और न ही हमारा कोई राजनीतिक कार्यक्रम है। न ही कोई भौतिक संकल्पना है, न बौद्धिक संकल्पना है, बल्कि राष्ट्रवाद एक ऐसी संकल्पना है जिस पर हमारी आस्था होनी चाहिए। अर्थात राष्ट्रवाद क्या है? एक धर्म है। ईश्वर ने बनाया है। देखो अपने राष्ट्रवाद की संकल्पना को किससे जोड़ रहे हैं ये? राष्ट्रवाद की संकल्पना यानी हमारे लिए जो राष्ट्रवाद है, ये क्या कह रहे हैं कि हमारे लिए जो राष्ट्रवाद है वो राजनीतिक आंदोलन तक सीमित नहीं है। या कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। भौतिक भूभाग नहीं, बल्कि हमारे लिए एक धर्म है। हमारे लिए एक धर्म है। देखो क्या बोल रहे हैं। ईश्वर ने बनाया है। किसने बनाया है? राष्ट्रवाद की संकल्पना को किससे जोड़ रहे हैं? और इसे किसने बनाया है? ईश्वर ने। इसलिए इस पर हमारी आस्था होनी चाहिए। हमारी आस्था होनी चाहिए। अच्छा, ये कोई संकल्पना नहीं दे रहे हैं, ये सोच लो, आप समझ लो। आप सारे के सारे ये लोग मान लो कि आज भारत ब्रिटेन के अधीन है,
और आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही है। और उस आजादी की लड़ाई को लड़ने के लिए अरविंदा घोष नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट लाते हैं, लोगों की चेतना को झकझोरने के लिए, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ने के लिए राष्ट्रवाद को एक साधन के रूप में लाकर खड़ा कर देते हैं। क्योंकि सोचते रहो, यह कोई राजनीतिक आंदोलन तक सीमित नहीं है और ना हमारा कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम है। भौतिक भूभाग तक नहीं, बौद्धिक संकल्पना नहीं, भौतिक भूभाग तक का नहीं न होने का मतलब कि जो अंग्रेजों का या यूरोपियन देशों का जो नेशनलिज्म है वो भौतिकतावाद पर आधारित है, और वह भौतिकतावाद पर आधारित राष्ट्रवाद हमारी सांस्कृतिक मूल्यों को नष्ट कर रहा है, हमारी पहचान को बर्बाद कर रहा है। इस सेंस में बोलते हैं कि ये कोई बौद्धिक संकल्पना या भौतिक भूभाग नहीं है। बल्कि हमारे लिए एक धर्म है। इसे किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया है। हमारी आस्था, हमारी आत्मा का संबल है। हमारी आत्मा का संबल है। यदि धर्म में तुम्हारा विश्वास है, देखो लोगों को क्या संबोधित कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं और लोगों के बीच ये बात ला रहे हैं। हालांकि बहुत से आलोचकों का यह कहना कि इनका जो राष्ट्रवाद है धर्म पर आधारित, तो कौन सा धर्म? हिंदू धर्म या सनातन धर्म बोलते हैं। इससे एक दूसरे धर्म के लोग अपने आप को, लेकिन इंटेंशन उनका वो बिल्कुल नहीं था। देश को आजाद कराने के लिए लोगों को इकट्ठा करना। तो क्या बोल रहे हैं कि यदि तुम्हारी धर्म में आस्था है तो जिस प्रकार ईश्वर की आराधना करते हो वैसे ही राष्ट्र की भी आराधना करो। जिस तरह लोग ईश्वर पर तुम्हारी आस्था है, तो अगर ईश्वर पर आस्था है तुम्हारी, तो आस्था को प्रकट करो। राष्ट्र के प्रति भी अपनी आस्था प्रकट करो, राष्ट्र के प्रति भी आराधना करो, प्रेयर करो, राष्ट्र की पूजा करो। तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि तुम ईश्वरीय योजना के केवल और केवल निमित्त कारण हो। अरे मैं लिखवा दूंगा, पहले समझ लो कि देखो अरविंदा घोष उस वक्त क्या बोल रहे हैं और कैसा लगा होगा लोगों को। शॉर्ट नोट ही है ये, शॉर्ट नोट के लिए ही है, तो घबराइएगा नहीं, मैं लिखवा दूंगा और उसकी रेलिवेंसी भी कुछ दिमाग में फोकस करेगी। जिस प्रकार तुम ईश्वर में विश्वास करते हो, ईश्वर की आराधना करते हो, अगर ईश्वर में विश्वास है तो राष्ट्र की भी आराधना करो। और यह तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि तुम ईश्वरीय योजना के मात्र पात्र हो। निमित्त कारण कहा जाता है फिलॉसफी में, उपादान कारण और निमित्त कारण दो कहा जाता है। यानी ईश्वर की जो योजना है उस योजना के लिए तुम एक साधन हो। कर्ता धर्ता कुछ नहीं हो, तुम करोगे वही जो वो चाहेगा। भारत माता, देखो नेशन को किससे जोड़ रहे हैं? भारत माता साक्षात भगवती हैं, जिन्होंने शताब्दियों से अपने संतानों का पालन पोषण किया है।
आज विदेशी शासन आक्रांताओं ने इसे रौंद दिया है, इसे बेड़ियों में जकड़ रखा है। इसके गौरव को धूमिल कर दिया है। उठो, और स्वराज की स्थापना करो। और स्वराज का अर्थ सिर्फ और सिर्फ शासन को स्थापित करना नहीं होगा, क्योंकि स्वराज राष्ट्रवाद का एक पार्ट है, एक पार्ट है बस। उठो और विदेशी शासन से मुक्ति के लिए संघर्ष करो। विदेशी शासन से मुक्ति ही तुम्हारा एकमात्र लक्ष्य नहीं है, बल्कि राष्ट्र का पुनरुत्थान करना है। भारत के गौरव को स्थापित करना है। इतना ही नहीं, बल्कि मानवता की सेवा करनी है। समझ में आया कुछ राष्ट्रवाद इनका? है राष्ट्रवाद समझ में आया? लिख पाओगे 150-250 शब्द में? चलो, अब कुछ ऐसी चीज, मतलब पढ़ोगे तो आप लोगों को लगेगा ना, जब हमेशा मैं यही कोशिश करता हूं कि जब आप सब्जेक्ट को पढ़िए तो उस सब्जेक्ट के अनुसार जीना शुरू करो, तो ये आपको लगेगा कि लग रहा है कि हमसे ये बात कही जा रही है, मुझसे ये बात कही जा रही है, पर्सनली हमसे कही जा रही है, तो आप नेशन के साथ उतना ही जुड़ते चले जाओगे और नेशनलिज्म की समझ आपके अंदर विकसित। नोट कर लीजिए, बोले महर्षि अरविंदा घोष, नेशनलिज्म ही इनका सबसे मेन आइडिया है। महर्षि अरविंद घोष भारत में राष्ट्रवाद के उन्नायक, राष्ट्रवाद के उन्नायक और पैगंबर के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उन्नायक कौन सा? ये सब 1895 से लेकर 1907 के दौरान की, क्योंकि 1907 में जब घटनाएं हुई, सूरत विभाजन हुआ, तो आप लोगों को मालूम है कि फिर वो पुडुचेरी में चले गए और उसी पुडुचेरी में जो आश्रम उन्होंने बनाया, पूरा जीवन वहीं पर गुजार दिया। आध्यात्मिकता में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। और हमें तो नहीं मालूम था, लेकिन अभी जो मैं गया था इलाहाबाद, तो कुछ सीनियर थे, और सीनियर का मतलब कि बाप के बराबर। तो जो मेरा साथी था, जहां से उसके बाप ने रिटायरमेंट की रेलवे में, जिस पद के लिए पर रहते हुए रिटायर्ड हुए, उसी पद से शिशिर ने शुरुआत की।
मतलब प्रमोशन होते थे, वो क्लास 1 के हो गए थे, तो इस बार वो इस बात को शेयर कर रहे थे कि मेरे लिए बहुत गौरव का विषय था कि मेरा बेटा उस पद से नौकरी की शुरुआत किया जहां से मेरे जीवन का अंत हुआ। तो वो इस वक्त एडीआरएम में यहीं पे है। तो क्योंकि वो स्टडी करते हैं और पुडुचेरी गए भी थे। पुडुचेरी में एक आश्रम है, कहां पे है? अरे पांडिचेरी सुने होगे ना, आश्रम कहां है? अरविंद घोष का आश्रम कहां बनाए थे? हैं? तेरी, आश्रम ही नहीं मालूम है? ये प्रीलिम्स में इतना पूछता रहता है। कहीं आश्रम बनाए थे ना, तो कहा जाता है कि एक राजनीतिज्ञ से सन्यासी का जीवन गुजारने लगे। वो आश्रम कहां बनाए थे? अरे पांडिचेरी में। कहा? नेशनल हेरिटेज होना चाहिए हमारे लिए। तो अब जहां कहीं भी हो, आप सोच समझना। हाँ, वो इस चीज को बता रहे थे, बोलने लगे कि चूंकि वहां पे मैं गया हूं और स्टडी किया, और आज भी उनकी चीजों का मैं स्टडी करता हूं, किताबों का स्टडी करता हूं, और उसमें हमने ये पाया, और कहा भी जाता है कि उन्होंने साक्षात कृष्ण भगवान का दर्शन किया है। तो मैं पहली बार ये सुना, क्योंकि पहली बार तो यही जिंदगी में सुना था कि मीरा को दर्शन हुआ था साक्षात, बाकी किसी को आज तक नहीं हुआ। लेकिन उनके मुंह से सुना कि अरविंदा घोष को भी दर्शन हुआ था। पता नहीं क्या सच्चाई है क्या नहीं है, किताबों में तो नहीं आता है। अब वो अपनी ऐसी बात कह रहे थे। तो अरविंदा घोष जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट लोगों के अंदर चेतना को झकझोरना था। इस देश की आजादी की लड़ाई के लिए आप लोगों को तैयार करना था। इसके लिए जरूरी था कि आप इस देश की महानता को जानो, इस देश के गौरव को जानो, इस देश की आध्यात्मिक शक्ति को जानो, इस देश की संस्कृति को जानो। क्योंकि अंग्रेज हमारे देश पर जो शासन कर रहा है, तो उसके शासन की थीम है मैटरलिस्टिक फिलॉसफी, भौतिकवाद। और इस भौतिकवाद ने हमें पूरी तरह बर्बाद कर दिया है, हमारी संस्कृति का विनाश कर रहा है, नष्ट कर रहा है। तो जब ऐसी बातें आप लोगों के बीच में जाए, मान लीजिए कि बोला जाए किसी एक को लेकर, तो मन में क्या आएगा? मन में कुछ आएगा? अच्छा कौन? वही था सर, हाँ वही था। तो क्या लगेगा? ये तो भाग जाएगी। अंग्रेजों के मन में कुछ पैदा हो रहा है, आप लोगों के मन में अंग्रेजों के प्रति क्या लग रहा होगा? तो उद्देश्य देखो, उद्देश्य हमको पकड़ना है। उद्देश्य कि अपने राष्ट्रवाद के माध्यम से केवल स्वशासन को या स्वराज को प्राप्त करना उद्देश्य नहीं था, ध्यान रखना। अरविंदा घोष ने जिस राष्ट्रवाद की संकल्पना पेश की, उसका उद्देश्य सिर्फ स्वराज की प्राप्ति करना नहीं था, राष्ट्र का उत्थान भी करना था, भारत की गौरव को पुनः स्थापित भी करना था। तो इसके लिए आवश्यक था कि उनके विचारों में दम हो। आधारहीन बात कहकर लोगों को आप वर्गला नहीं सकते। उस समय के बाद कहेंगे अच्छा बेवकूफ बना रहा था। आज उनकी इस नेशनलिज्म पर रिसर्च होते हैं। क्या लिखे हो कि उन्नायक तथा पैगंबर के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उनके अनुसार राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष का उद्देश्य राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष का उद्देश्य केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं है,
अपितु स्वशासन स्थापित करने के साथ साथ राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना है। आध्यात्मिकता का साक्षात्कार करना है। साक्षात्कार करना है जो पुनः भारत को एक महान एवं स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित कर सकता है। भारत अपनी आध्यात्मिक चेतना के बल पर संपूर्ण मानवता को मुक्ति का मार्ग दिखा सकता है। ये लाइन समझ में आई है? क्या कह रहे हैं नेशनलिज्म के बारे में? क्या कह रहे हैं? इस नेशनलिज्म का थीम सिर्फ इतना नहीं है। देखो, स्वराज को उन्होंने नेशनलिज्म से जोड़ा है, तो क्या जोड़ के पूछेगा नहीं मालूम। 2023 में पेपर पूछ चुका है, इसलिए क्या जोड़ के पूछेगा ये मैं नहीं बता सकता, वो यूपीएससी जाने। देश की आजादी की लड़ाई के लिए इन्होंने राष्ट्रवाद की संकल्पना पेश की, तो उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के लिए जिस राष्ट्रवाद की संकल्पना हम प्रस्तुत कर रहे हैं, उसका उद्देश्य सिर्फ विदेशी शासन से मुक्ति नहीं है। शहीद आजम भगत सिंह की बात को याद करो, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पढ़ाई में होनी चाहिए। देखो क्या कह रहे हैं, हमारे राष्ट्रवाद का उद्देश्य सिर्फ विदेशी शासन से मुक्ति नहीं है, या जो हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं उस आजादी की लड़ाई का उद्देश्य सिर्फ विदेशी शासन से मुक्ति नहीं है। शहीद आजम भगत सिंह ने भी अपने विचारों में बात कही कि जो हम स्वतंत्रता का संघर्ष लड़ रहे हैं, आज लड़ाई हमारी चल रही है, उसका उद्देश्य सिर्फ ब्रिटिश शासन से आजादी नहीं है। आजादी की लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक भारत में एक मानव के द्वारा दूसरे मानव का शोषण समाप्त ना हो जाए। और यह लड़ाई ज्यादा महत्वपूर्ण, सिर्फ अंग्रेजों से मुक्ति के लिए आजादी की लड़ाई नहीं थी। वो सीधे सीधे बोलते हैं कि हमारा जो स्वतंत्रता है
वो स्वतंत्रता तब तक वास्तविक रूप नहीं ले सकती जब तक कि भारत में रहने वाला एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण अरविंदा घोष क्या कह रहे हैं कि हमारे राष्ट्रवाद का उद्देश्य सिर्फ विदेशी शासन से मुक्ति नहीं है। इस विदेशी शासन से मुक्ति के साथ हमें क्या करना है? राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना है। आध्यात्मिकता का साक्षात्कार करना है। आध्यात्मिकता जानते हो आप लोग? हैं? हाँ, अंग्रेजी मत बोलने लगना आप लोग। बैठ के अंग्रेजी हमको सुनाओ कि स्पिरिचुअलिटी। हाँ, बैठ के हमको कहानी सुनाओ। आध्यात्मिकता का अर्थ बोल रहा हूं। यही भारतीय जनमानस है। आता होता कुछ नहीं है, मुंह इतना बड़ा बाय रहते हैं सब लड़ने की। आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता का मतलब ये कहा जाता है कि पूरा हाँ है? ये भौतिकतावाद क्या है? हंस लो पहले। भौतिकतावाद का मतलब जो तुम्हारा बाल लहरा रहा है, इसका कोई अस्तित्व नहीं, सब बेकार है। क्यों ब्रश करते हो? सब भ्रम है, मोह माया है। काहे ये सब लगाते हो गाते हो? सब माया है। क्यों शेविंग मैंने किया? सही में बोल रहा हूं। जिसको अध्यात्म का ज्ञान हो जाए, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगे उसके लिए। लेगा ये तो हमें रास्ते से भटकाने के लिए ये सब है। आध्यात्मिकता का मतलब होता है जो भी इस विचार में विश्वास करता है उसके अनुसार यही संकल्पना है, यही कॉन्सेप्ट है कि वह संपूर्ण विश्व को आत्मा की सृष्टि मानते हैं। ये संपूर्ण विश्व में आत्मा, आप सारे लोग ईश्वर के साक्षात्कार रूप हो, क्योंकि आपकी रचना किसने की है? ईश्वर ने की है। लेकिन आप भटक गए हो। कहां? चुगली अड्डा पर। कल मैं भी था, 10 बजे तक था, 9:45 तक था। कुछ लोग आ गए थे, बड़े लोग आ गए थे। तुम के अच्छा तो वहीं बैठाए। हम के कहाँ बैठा रहे हैं सर? करते कराते जाते जवाते 2 लड़कियां आ ही गई। एक तो बैठ के सिगरेट पी रही थी एक के साथ। यही दिन देखना था। अभी तक नहीं देखा, वो भी देख लिया। कोई था, अरे हम कहाँ कह रहे हैं कि लड़कियां नहीं पीती हैं या लड़के विवेकानंद के संतान हैं, लेकिन सामने से थोड़ा सा हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल लोग बड़े का सेंस कर्म से मैं बोल रहा हूँ। कोई बड़ा छोटा नहीं है, उम्र में हमसे छोटे हैं, लेकिन थोड़े से बड़े संस्थाओं से वो लोग जुड़े हैं। नहीं नहीं, समानता के अधिकार के खिलाफ नहीं। ये समानता भी अनुपातिकता की बात करती है, योग्यता को आधार बनाकर। हाँ, नहीं, पद बड़ा छोटा नहीं हो सकता है, योग्यता बड़ी छोटी हो सकती है, कर्म बड़े छोटे हो सकते हैं। उसी कर्म और उसी योग्यता के अनुसार आपको पद मिलता है। तो अनुपातिक न्याय इसीलिए आज भी माना जाता है। अनुपातिक न्याय अरस्तु वाली नहीं, आधुनिक सेंस में जिसे जॉन रॉल्स लेकर आता है। हाँ, उसका यह कहना कि अगर आप लोगों के पास जो पद प्रतिष्ठा है, उस पद प्रतिष्ठा को योग्यता के अनुपात में वितरित किया जाए, तो सबको तो बांटा नहीं जा सकता। तो योग्यता को स्केल बना दिया जाए। क्या योग्यता? ग्रेजुएट हो, 21 साल से ज्यादा हो, फलाने साल से कम हो तो जाओ। किसमें? तो योग्यता की बात वो कर रहा है। तो योग्यता को ही सलाम भी करना चाहिए। योग्यता का सेंस यहाँ पर कर्म से
योग्यता को भी नहीं करना चाहिए। सही मानों में तो कहा जाए बहुत से योग्य लोग बैठे हैं लेकिन कुकर्मी है। कर्म प्रधान मानो आप, कर्म इंसान को बड़ा और छोटा, तो कर्म के लिहाज से वो लोग मतलब अच्छे थे, तो वही मैं बैठा था। चलो देखो क्या कह रहा है कि ये पूरे विश्व को हम क्या मानते हैं कि ईश्वरीय सृष्टि है। तो आत्मा परमात्मा भी है। आत्मा परमात्मा दोनों का एक हो जाना चरम सुख है, चरम सुख है। और इस चरम सुख की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है? माया। अब माया क्या है? आईपीएस हो जाना, आईएएस हो जाना, थोड़ा समय ऐसे करके चलूंगा तो फलाने बहुत प्रभावित होंगे, माया। बात में तो ये माया हमारे विकास में क्या है? बाधा है। जो ये मान लेगा कि ये सब व्यर्थ है, हमारे मार्ग में ये रुकावटें पैदा करती हैं। और जिस दिन आपके कंसंट्रेशन का एकमात्र विषय वो हो जाएगा तो आपके और उसके बीच में कोई भेद नहीं रह जाएगा। तो वही आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। यह आध्यात्मिकता का सेंस कहा जाता है। तो वो इसी को मानने वाले थे, अरविंदा घोष इसी को मानने वाले। देखो क्या कह रहे हैं कि राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना आध्यात्मिकता का साक्षात मतलब डायरेक्ट हमें देखना है, बीच में कोई बाधा नहीं होगी। अब बाधाएं कौन सी हैं? तो जैसे कोई शराब पिया भाई साहब, पूरा ईश्वर के बारे में फिलॉसफी दे डालेगा और उसके बाद नशा, हाँ क्या कह रहा था, सब खत्म। भौतिकतावादी संस्कृति हमें आध्यात्मिकता से दूर ले जाती है और पूरे विश्व में मानव मुक्ति का सिर्फ एक रास्ता है, आध्यात्मिकता। भौतिकवाद सारी की सारी बुराइयों को पैदा की है। जिस पर्यावरण की समस्या को लेकर आज पूरा विश्व चिंतित है, इसी भौतिकतावादी संस्कृति ने पर्यावरण को विनष्ट कर दिया। आध्यात्मिकता यह कहती है कि पेड़ पौधों से मोहब्बत करो, प्रेम करो। वो भी ईश्वर की पूजा में लगे रहते हैं, उनसे भी लगाव पैदा करो। कीड़े मकोड़े भी उसकी आराधना में लगे रहते हैं। इसलिए जब चलो तो निगाहें नीचे करके चलो कि अनावश्यक तुम्हारे पैर के नीचे ना आ जाए। ये आध्यात्मिकता है, इसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। तो इनका क्या कहना कि हम जिस राष्ट्र की संकल्पना को आपके सामने पेश कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है? सिर्फ और सिर्फ स्वराज की प्राप्ति नहीं है। स्वराज की प्राप्ति का मतलब हमारा शासन, इतना नहीं है, बल्कि हमें राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना है, आध्यात्मिकता का साक्षात्कार करना है, भारत के गौरव को पुनः स्थापित करना है। और हम ही विश्व मानवता को मुक्ति का मार्ग भी दिखा सकते हैं। जब इतना विश्वास किसी के अंदर आ जाए, अच्छा हम लोग पूरे विश्व की मानवता की जो कष्ट है, जो मुक्ति है, उसका रास्ता भी दिखा सकते हैं। हाँ यस, तुम कर सकते हो, तुम्हारी वो थाती है, वो तुम्हारी पहचान है। तो कौन है मुर्दे में जान आ जाएगी, मुर्दे में जान आ जाएगी। लाइन चेंज कर दीजिए। अरविंदा घोष ने स्वराज की प्राप्ति के लिए राष्ट्रवाद की संकल्पना प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि राष्ट्रवाद कोई राजनीतिक आंदोलन तक सीमित नहीं है। राष्ट्रवाद राजनीतिक आंदोलन तक सीमित नहीं है।
कोई राजनीतिक कार्यक्रम का विषय नहीं है। अपितु यह हमारी आस्था का विषय है। यह ऐसा धर्म है जो ईश्वर की देन है। यह हमारी आत्मा का संबल है। देख रहे हो क्या क्या कह रहे हैं? क्या कहा? जोड़ दिया? किससे जोड़ दिया? स्वराज को किससे जोड़ रहे हैं? जोड़ा स्वराज को राष्ट्रवाद से। और क्या कहते हैं कि राष्ट्रवाद कोई राजनीतिक आंदोलन तक सीमित नहीं है, या कोई एक राजनीतिक कार्यक्रम भी नहीं है, बल्कि हमारी आस्था का विषय है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद एक ऐसा धर्म है जिसे किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। इसलिए हमारी आत्मा का संबल है। कंटिन्यू करिए। लोगों की चेतना को जागृत करते हुए लोगों की चेतना को जागृत करते हुए अरविंद घोष कहते हैं, यदि तुम राष्ट्रवाद के समर्थक हो यदि तुम राष्ट्रवाद के समर्थक हो तो तुम्हें धार्मिक आस्था के साथ राष्ट्र की पूजा करनी चाहिए। तुम्हें यह याद रखना होगा कि तुम केवल ईश्वरीय योजना के निमित्त मात्र हो। लाइन चेंज करिए। भारत केवल भूभाग नहीं है, भौगोलिक सत्ता नहीं है, बल्कि साक्षात भगवती है। जो शताब्दियों से अपने संतानों की शताब्दियों से अपने संतानों का पालन पोषण
करती आई है। आज वह विदेशी शासन से पदाक्रांत होकर कराह रही है। उसका स्वाभिमान टुकड़े टुकड़े हो चुका है। उसका गौरव धूल में मिल चुका है। भारत माता की पांव में पड़ी बेड़ियों को काटना तुम्हारा कर्तव्य है। सुन रहे हैं किससे ये बात कह रहे हैं? हम लोगों से। अरविंदा घोष ये अपील हमसे कर रहे हैं कि भारत केवल भौगोलिक सत्ता नहीं है या भूभाग भी नहीं है। सोचो, साक्षात भगवती है। यही वो लाइन है जिसके वजह से अरविंदा घोष को दक्षिणपंथी बहुत फॉलो करते हैं। भारत को एक मां माना जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भारत मां है, लेकिन यह कहना कि भगवती है तो हिंदू मैथोलॉजी तो फॉलो करेगा, इस्लामिक मैथोलॉजी फॉलो नहीं करेगा। वह एकेश्वरवाद को मानता है, बहुदेववाद को नहीं मानता है। तो आज आरएसएस वगैरह देखेंगे आप, दक्षिणपंथी जो भी संगठन है अरविंदा घोष को फॉलो करते हैं इन्हीं विचारों की वजह से। हालांकि उनका सेंस ये नहीं था, उनका सेंस यहां सिर्फ इतना था कि इस देश के रहने वाले लोगों को के भावनाओं को कैसे तूफान पे पड़ाया जाए ताकि अपने आप को राष्ट्र के साथ जोड़ सके, फील कर सके। इन्हीं की जैसी बातें आप देखेंगे, इन्हीं की जैसी बातें क्या इनसे भी मैं कह सकता हूं कि उत्कृष्ट बातें विवेकानंद के विचार में मिलता है। जब ये लाइन बोलते हैं कि हमारा धर्म फलाने जगह बंद है, कहां इन सब परंपराओं और रूढ़ियों के चक्कर में पड़े हो, उठो और मर्दों की तरह भविष्य का निर्माण करो। तो आदमी को लगता है कि मैं कुछ बेहतर कर सकता हूं। इमोशंस को जोड़ना, नेशन जो शब्द है ना, नाटोस नेसियो से बना है, जो भावनात्मक शब्द का सूचक कहा जाता है। ये स्टेट तो पॉलिटिकल लैंग्वेज है, राजनीतिक शब्द है।
अब उसी इमोशन को देखो कैसे कुरेद रहे हैं कि भारत केवल भौतिक सत्ता नहीं है, भौगोलिक सत्ता नहीं है, बल्कि भारत माता भगवती है। जो शताब्दियों से अपने संतानों का पालन पोषण, तो संतान कौन? हम पालन पोषण कर रहे हैं। आज ये मलेक्ष आकर हमारी माता को रौंद रहे हैं। कौन भारतवासी है जिसके रोंगटे खड़े नहीं होंगे? किसी दिन में मूड की बात है, आज मूड वैसे ही अपसेट हो गया, गाड़ी बैठे पेंडी फट गया यार, मूड अपसेट हो गया। पढ़ाने के लिए आ रहे थे, पूरा थीम बना के चल रहे थे, मैं कमरे से ही थीम बना रहा था, अरविंदा घोष का नेशनलिज्म लेकर चला जाएगा, हमारा की नाश कर दिया। इसलिए जब भी आप बाइक पे बैठो बड़े सावधानी से बैठना। अब बाइक तो उतना खतरनाक नहीं है, आजकल जो स्कूटियां चली है ना उसकी सीट और चौड़ी होती है तो बहुत संभल के बैठना। उस पे भी एक हो चुका है मेरे साथ, पांडेसर की स्कूटी थी और आज फिर ये घटना घटित हुई। मतलब कुल मिला जुला के 6-7 हजार का नुकसान हमें 2 पेंट से लग चुका है। 2,500-3 हजार का पेंट आता है, वो गया तो मूडे अपसेट कर दिया। तो ये सब तो है, सही बता रहा हूं, अरविंदा घोष या कोई भी, और मूलतः अरविंदा घोष की थियरी को बढ़ाना हो ना, नेशनलिज्म को, मैं बवाल करवा दूंगा, ये बतरा पे कहीं रखवा दूं, मैं बवाल करवा दूं हाँ, और कैश किसके खिलाफ? मोदी जी के खिलाफ। जिस राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की धज्जियां उड़ा दे आदमी, अरविंदा घोष को पैदल खड़ा करके। हाँ, बताइए कि कोई भौतिक सत्ता नहीं है। अरविंदा घोष ने जिस राष्ट्रवाद की संकल्पना पेश की वो कोई भौतिक सत्ता नहीं है लाल किला के चार दीवारी में। बल्कि राष्ट्रवाद एक मां है, भारत एक मां है। जिसे विदेशी अपने पैरों से रौंद रहे हैं, मां कराह रही है। अगर मां करा रही है तो उसके संतान भी करा रहे होंगे। अंग्रेजों के शासनकाल में हम जुल्म से अगर कराह रहे थे तो आज बेरोजगारी से लोग दम तोड़ रहे हैं। महंगाई वास्तव में डाइन का रूप ले चुकी है। जिस अरविंदा घोष ने स्वदेशी का नारा दिया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था, आज वही हमारी सत्ता ने पूरा दरवाजा ही खोल के रख दिया है और भारत के छोटे छोटे उद्योग पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। बर्बाद हुए हैं, काल्पनिक बात तो नहीं कर रहा हूं। तो इस चेतना का इस्तेमाल सरकार के खिलाफ भी कर सकते हो, लेकिन यूट्यूब प्रमोट नहीं करेगा। यूट्यूब प्रमोट तब करेगा ना जब सरकार ओरिएंटेड आप बोलोगे। हम देख चुके हैं, गजब आदमी है सब हाँ, हमने देखा है। तो खैर, ये तो कि भारत भगवती सदियों से अपने संतानों की परवरिश करती आई, आज विदेशी के पैरों तले रौंदा जा रहा है। हमारे गौरव को धूमिल किया जा रहा है। नौजवानों उठो,
और इस आक्रांता से बेड़ियों में जकड़ी हुई मां को आजाद कराओ। कौन है जो नहीं खड़ा होगा? नहीं खड़ा होगा। बेड़ियों में जकड़ी हुई इस मां को आजाद कराओ, विदेशी शासन से मुक्ति। हर भारतीय के अंदर राष्ट्रवादी भावना है, ऐसा नहीं है कि कोई एंटी नेशन कोई सोचने वाला हो। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि उसे सही दिशा में लेकर जाया जाए। अब सही बता, कौन कौन सही बात करता है, सोचिए ना आप लोग। ये राजनीतिक दलों का काम होता है इस देश के लोगों को पॉलिटिकली ट्रेंड करना, कोई नहीं करता है। तो हम एक तो पहले ही से ही हम पतित हैं, और आदमी पतित होते चला जाता है। चलो कंटिन्यू करो। अरविंद घोष के अनुसार स्वराज राष्ट्रवाद का स्वाभाविक अंग है। स्वराज राष्ट्रवाद का स्वाभाविक अंग है। कोई भी देश विदेशी शासन के अधीन होकर अपनी विलक्षण व्यक्तित्व और स्वतंत्र अस्तित्व को, विलक्षण व्यक्तित्व और स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए नहीं रख सकता। ब्रिटिश शासन, भौतिकवादी मूल्यों से प्रेरित होकर भारतीय संस्कृति को नष्ट कर रही है। ऐसे में सच्चे राष्ट्रवाद की भावना ही भारतीय संस्थाओं और संस्कारों को, भारतीय संस्थाओं और संस्कारों को नष्ट होने से बचा सकती है। कितना ज्यादा तो नहीं हुआ, दायरे में आ जाएगा। हो गया। अब थोड़ा सा इंडियन थिंकर्स हो चाहे वेस्टर्न थिंकर हो, जो भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, कोशिश करना कि जो भी वो आइडिया दे रहा है उसको वर्तमान से जोड़ने की, उसकी रेलिवेंसी आपको साबित करनी है। क्या कमियां आज आप देखोगे, मतलब देखते रहिए, थोड़ा सा विजन अपना बढ़ाइए। जो वर्तमान शताब्दी है
वो वर्तमान शताब्दी वैश्वीकरण की नीतियों से संचालित हो रही है। ये जिस हम शताब्दी में रह रहे हैं, वो इन्हीं नीतियों से संचालित हो रही है। और यह नीतियां कैसी हैं, किसको पैदा कर रही हैं? वादी संस्कृति। पढ़े हो आप लोग? ग्लोबलाइजेशन के जितने एस्पेक्ट थे, जितने डायमेंशन थे, सब आप लोग पढ़े हैं। वर्तमान शताब्दी में जो पूंजीवादी देश हैं, इन पूंजीवादी देशों के द्वारा ये नीतियां अपनाई जा रही हैं, और ये वो नीतियां हैं जो उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा दे रही हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति जानते हो आप लोग? है उपभोक्तावादी संस्कृति, बताओ इसको क्या कहते हैं? ये ऐसी उपभोक्तावादी संस्कृति है जो हमारी बचत को कोलैप्स कर देती है। भारतीय जो संस्कृति थी, बचत की संस्कृति, उस बचत की संस्कृति पर इसने सबसे पहले हमला कर दिया। सकल घरेलू बचत दर कितना है? सकल घरेलू बचत दर, डोमेस्टिक सेविंग रेट कहा जाता है, कितना? ये सब नहीं पढ़ते हो क्या आप लोग? ये सब तो इकोनॉमिक्स में आता है। इकोनॉमिक्स में अप्लाइड इकोनॉमिक्स फोकस करो आप लोग, क्योंकि वही सब एग्जाम में आता है। जीडीपी, एनएनपी या फलाने ढिकाने नहीं आता है। बैठ के रट्टे पड़े हैं, आरआर इतना हो गया, रिवर्स रेपो रेट इतना हो गया, आईसीओआर इतना हो गया, आईसीआर इतना हो गया, सब नहीं हुआ। एक टाइम था, पैटर्न चेंज हो रहा, आप लोग भी चेंज करो। आप लोग बचत की संस्कृति सोचो। इतिहास गवाह है कि जब जब भारतीय अर्थव्यवस्था पर संकट आया, इसी बचत की संस्कृति ने अर्थव्यवस्था को बचा लिया। अमेरिका का रहने वाला अगर 100 रुपया कमाता है ना, तो 100 रुपया में 90 रुपये खर्च कर देता है। इसको कहते हैं उपभोक्तावादी संस्कृति। और हम 100 रुपये में 70 रुपया बचा लेते हैं। इसको कहते हैं बचत की संस्कृति। इस बचत की संस्कृति को उपभोक्तावादी संस्कृति ने नष्ट कर दिया। क्या कहा गया है? क्या कहा गया? हमारे सामने चीजें लाई गई जो आप लोग जानते हो। हमारे सामने चीजें मतलब एक सामान्य सा उदाहरण मैंने दिया है आप लोगों को पहले भी, और आज फिर उसको रिपीट कर रहा हूं। पहले 4 व्हीलर किनके घरों में होती थी? अगर गांव से हूं अगर, तो शहर तो नहीं बोलता, क्योंकि शहर में तो जनरली एक दूसरे को लोग जानते नहीं है। लेकिन शहर, गांव में 4 व्हीलर उन्हीं के पास होता था जो वास्तव में रईस होते थे। और यहां पर रईस का सेंस पैसे से ही नहीं होता है, कई प्रॉपर्टीज को मिलाने से रईसियत पैदा होती है, जिसमें पैसा भी होता है, लेकिन
तहजीब भी होती है, संस्कार जिसको बोलते हैं, वो रईसियत होती है। खाने पीने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, बातचीत करने का तरीका होता है, इसको कहते हैं रईसियत। जब बोलता है रईस लोग हैं, ऐसे रईस लोगों की रईस आदतें होती हैं। गुटखा सुपारी वगैरह नहीं खाते, शराबखोरी नहीं करते, ये रईसियत होती है। अब फोर व्हीलर तो उन्हीं लोगों के वहां होती थी, आज किसके पास है, कहां से आ गई? इस ये देखो, इसने क्या किया, उस कार को आपके सोशल स्टेटस से जोड़ दिया। अब बड़ी आसान शर्तें आपके बीच में लाकर रख दिया। क्या अच्छा बस यही करना है? बस यही करना है सुरती? मैं कहता हूं ना कि आंख और कान का बहुत तेज हूं। कहीं कुछ हो रहा था, ठीक है, कोई नहीं नहीं, वो खा नहीं रहा है, कोई ऐसे कर रहा था, किसी को बोल रहा था। तो सुरती ठीक है, खाना चाहिए, बहुत से ऑफिसर खाते हैं, जो नहीं खाते हैं वो भी अच्छा, जो खाते हैं वो भी अच्छा। ये तो अंग्रेजों की नीति हो जाएगी, ये अंग्रेजों की नीति। सुने होंगे आप लोग कि स्वदेशी मूवमेंट के दौरान ताड़ के वृक्ष बहुत काटे जाने लगे, जबकि ये बेसिक प्रोग्राम में नहीं था। तो अंग्रेजों को बहुत राजस्व की हानि होने लगी। जब राजस्व की हानि होने लगी तो अंग्रेज जानते हो क्या कहने लगे सब, कि ताड़ी जूलियस सीजर पिया करते थे, अगस्टस पीते थे, मतलब महान लोग पीते थे, इसलिए आप भी महान बनिए। महान लोग पीते थे, तो क्या आप महान नहीं हैं? तो नहीं पीते हैं तो महान नहीं है। देख रहे हो कैसे जोड़ते हैं सब। जिसके घर में बहुत सोर्स ऑफ इनकम नहीं है ना, या उसके रिसोर्सेज नहीं ना, उसके बाद भी पॉकेट में आईफोन रखा होगा, क्योंकि किससे जोड़ दिया गया, सोशली। और लोग उसी के अनुसार आपसे बातचीत करने लगे। इसको कहते हैं उपभोक्तावादी संस्कृति। आपके लाइफ स्टाइल को सोसाइटी से कनेक्ट करता है और यह दिखाने की कोशिश करता है कि सोसाइटी में आपको बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती। अगर अहमियत दिलानी है तो ब्रांडेड पहनिए, स्मार्ट वॉच पहनिए। भले बोक्का आदमी हो, स्मार्ट वॉच पहना है। मूर्ख आदमी हो, स्मार्ट वॉच पहना है। क्या बोलते हैं सब, स्मार्ट। हमको याद है, ये क्या है, स्मार्ट वॉच है। ये कौन सी वॉच है? अब आप देखो उनका स्लोगन कितना तगड़ा होता है कि एकदम मेन स्पॉट पर पिच करेगा। घड़ी को स्मार्ट बना दिया, उसके पहले घड़ी खराब थी। स्मार्ट वॉच, पढ़ा लिखा जमात भी स्मार्ट वॉच लेने गए थे। कुत्ते को पहना दो तो कुत्ता स्मार्ट हो जाएगा? इंसान स्मार्ट होता, वस्तु स्मार्ट नहीं होता। अगर कोई स्मार्ट होगा, उसको गलत चीज भी दोगे ना, गंदी चीज भी देगो तो उसको भी स्मार्ट बना देगा। कोई अगर बकलोल हो ना, अच्छी भी चीज देखो तो उसी पे थूकेगा, उसको भी खराब कर डालता है। ये इतने कैपिटलिस्ट क्लास इसमें शार्प है ना, इंटेलेक्चुअल क्लास पकड़ा हुआ है, और वो जानता है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री के सोसाइटी को कैसे कैश करना है, क्योंकि सही मायने में इनकी अपनी कोई पहचान है नहीं। मोबाइल आ गया, हाथ में लेके चलेंगे।
हाथ में लेकर चलेंगे तो बगल वाले की तरफ सेब कटा हुआ दिखना चाहिए, भले जिंदगी में कभी सेब ना खाया हो, दिखा रहा है आईफोन लेकर चल रहे हैं। स्मार्ट वॉच पहना अगर है ना, भले फुल स्लीव्स की होगी, उसको ऊपर चढ़ा देगा ताकि दिखता रहे। इसको कहते हैं उपभोक्तावादी संस्कृति। वैश्वीकरण की नीतियों ने अपने उपभोक्तावादी और भौतिकवादी संस्कृति का वर्चस्व स्थापित करने लगी है, जिसको हम कहते हैं सांस्कृतिक आधिपत्य। और इस सांस्कृतिक आधिपत्य यानी भौतिकवादी सांस्कृतिक आधिपत्य के विरुद्ध अरविंद घोष का आध्यात्मिक राष्ट्रवाद एक मजबूत साधन बन सकता है, जिसमें यह बात कही जा रही है कि राष्ट्र का पुनरुत्थान करना है, हमें साक्षात्कार करना है, मानव मात्र की मुक्ति का आपको साधन बनना है। तो हमारा जो राष्ट्रवाद है, यानी अरविंद घोष का जो राष्ट्रवाद है, वो आध्यात्मिकता पर आधारित है, भौतिकवाद का त्याग करता है। अब भौतिकवाद का त्याग करने का मतलब नहीं कि एक बस रोज सुधार दो, एकदम कहो कि हम तो भौतिकवादी नहीं है, बहुत विरोधी। भौतिकवादी सेंस का मतलब होता है विलासितापूर्ण जीवन। जो आपके जीवन के लिए जरूरी ना, उसका इस्तेमाल करो, वो अच्छा है। लेकिन किसी चीज को पहनने से, किसी चीज को खाने से अगर विलासिता की बू आने लगे तो आपके जिंदगी को बर्बाद कर देगी वो। विलासिता का सेंस कि हम सुपीरियर हैं, वस्त्र धारण कर रहे हो और ये दिमाग में आ जाए कि फलाने से बेहतर मैं पहन रखा हूं, तो भाई साहब जो अंदर तुम्हारे अंदर दिल है ना, जो अगर गंदा कपड़ा पहना है ना, हो सकता है कि तुमसे बेहतर दिल उसका हो। तो वैश्वीकरण के इस दौर में अरविंद घोष का आध्यात्मिक राष्ट्रवाद एक बेहतर विकल्प हो सकता है। जिस उपभोक्तावादी संस्कृति, भौतिकवादी संस्कृति के द्वारा पूंजीवादी देश विकासशील देशों की संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं, ऐसी संस्कृति को बनाने, बचाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि अरविंद घोष के राष्ट्रवाद को पुनः स्थापित किया जाए। तो उनकी रेलिवेंसी आप दिखा सकते हो ग्लोबलाइजेशन से जोड़कर। भौतिकवादी संस्कृति के बहुत से उदाहरण आप दे सकते हैं। जैसे मैंने खाने पीने की सामान पहनने के लिए कहा, ये रात की जो संस्कृति आजकल विकसित हुई है, नहीं, रात की संस्कृति में चाबियां भी गायब हो रही हैं। लाइट गई, चाबी गायब, और जिसके हाथ में चाबी, वो गाड़ी जिसकी होगी उसकी पत्नी उसके हाथ में। अरे भारत में ये कल्चर रन करने लगा है, पता नहीं कहां हो आप लोग। हम लोग जब दिल्ली में आए थे उस दौरान होटल हयात था दिल्ली में, उस दौरान ये सुनने में आया था, अब तो नॉर्मल हो गया होगा। होटल हयात में जो एंट्री होती है ना, उसका इंडिया का एक स्पेसिफिक क्लास है, वही जाता है, सब लोग नहीं जा सकते। तो उस क्लास में ये भी आदतें हैं, अब तो सामान्य आदत होती चली जा रही है। रात में बियर बार की संस्कृति क्या है? भौतिकवादी संस्कृति है। तुमने वर्क कल्चर ऐसा डेवलप किया, तुमने वर्क कल्चर ऐसा डेवलप किया कि बियर बार को उसका पार्ट बना दिया। महिलाओं की आजादी का तुमने समर्थन किया, स्त्रीवाद का तुमने समर्थन किया, तो वो भी एक स्ट्रेटजी के तहत किया, एक रणनीति के तहत किया, और कहा कि महिलाएं भी पुरुषों के समान स्वतंत्र हैं, बिल्कुल स्वतंत्र हैं, कैद नहीं है। लेकिन स्वतंत्र बनाकर उन्हें उपभोग की वस्तु बना दिया।
स्वराज पे आएंगे तब ना, और क्या, स्वराज की अवधारणा अलग है, नेशनलिज्म अलग है उनका। अब आप सोच लो, स्त्रीवाद का समर्थन अच्छा है, महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ना अच्छा है, तो जिस पश्चिमी देशों से नारीवाद आपके सामने आया, वो इसलिए नहीं आया, उसको काम करने के लिए चाहिए था, घरों के बंधन से मुक्ति चाहिए था, इसलिए वो आजादी का नारा लगाता है। और आजादी का नारा लगाकर बियर बार में क्या पहना देता है, कुछ पहनाता है, देखे वो ड्रेस। हाँ हाँ, जाना कोई गुनाह नहीं है, जाना कोई अपराध नहीं है। आपके पास है, आप जाइए, हमें क्या लेना देना। मैं तो थीम बता रहा हूं इसका। हमारे घर की लड़कियां ऐसी नहीं थी। एयर होस्टेस देखा है, यह आजादी है, यह स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता के नाम पर तुमने उन्हें क्या बना दिया, वो भोग की वस्तु बना दिया। क्या वजह है, अब बताओ। हॉस्पिटल में बात समझ में आती है कि वहां पर जो दुख लेकर आते हैं लोग, उन्हें ममता की जरूरत होती है। जहाजों में कौन सी ममता की जरूरत होती है? 3 घंटे 4 घंटे की सफर करनी है, वहां पर तो एयर होस्टेस के रूप में लड़का भी हो सकता है, लड़कियां ही क्यों होती हैं? अब वो भी बिन ब्याही लड़कियां होती हैं। पढ़े हो? ये क्या है? अब कहेंगे अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अपॉर्चुनिटी के रूप में आप किस रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। अपने आप को दिखाओगे, समाज देखने के लिए तैयार है, उसी के लिए पैसे दिए जाते हैं। हम जिस दुनिया में हैं, इस दुनिया में वो भोक्तावादी संस्कृति, भौतिकवादी संस्कृति देख लो। बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर आप देखोगे तो काउंसलर के रूप में ज्यादातर लड़कियां मिलेंगी आपको। है ऐसा? सबसे पहले अपना पर्सनल नंबर, ये बताना नहीं, पर्सनल नंबर है। नंबर होता कोचिंग का, पर्सनल नंबर है। गांव से आने वाला लड़का, अच्छा हमको नंबर दी है, पता नहीं क्या क्या मन में सोच लेता है, और उसी सोच को साकार करने के लिए रात में फोन लगाता है, और उसके सपने साकार होते होते दिखते भी हैं। ऐसा नहीं है, उसके सपने साकार होते होते दिखते भी हैं, किंतु जैसे ही फीस जमा करता है, काफूर के जैसे उड़ जाते हैं। लगता कि अब उसको कोई पहचानता ही नहीं। मोहब्बत के मार्ग में पहला धोखा यूपीएससी के एस्पिरेंट्स को यही हो जाता है। क्या है ये? तो ऐसी स्थिति में हमारे अरविंदा घोष के विचारों की उपयोगिता सिद्ध हो जाती है। और वो भी क्या, देख लो, ये तो भौतिकवादी संस्कृति, इसका डायमेंशन आप कल्चर पे दिखा रहे हो। दूसरा आप इसका डायमेंशन दिखाओ कि यही वो भौतिकतावादी संस्कृति है जिसने पर्यावरण को भी प्रदूषित कर लिया है। तो आज मां अगर है तो मां के सारे संतान हैं, उन संतानों की सेवा करना हमारा धर्म है। उन संतानों में क्या आएंगे? पेड़ पौधे भी आएंगे, नदियां भी आएंगी, वो भी हमारी धरोहर हैं। तो वहां पर भी इनकी रेलिवेंसी साबित होती है। हो गया? कल इनके स्वराज को मैं ले आता हूं, आज दोनों कंप्लीट हो गया होता। हाँ, दो ही, बाकी मिलता ही नहीं, बहुत छोटी सी लाइफ थी ना। इनका एरा आपको दिखेगा तकरीबन, आप जान लो 1897 से 1907, उसके बाद तो कहानी खत्म हो जाती है। हाँ, ठीक है।